अभी जो 11th का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 27, 28, 29 के जो डेट में शुरू होगा, उस डेट में जो 29 तारीख को जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, और ख़ास करके इकोनॉमिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो खूब बढ़िया से वीडियो को देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि जो आपका 11th का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जितने भी यहाँ पे चीज़ें लिखवाई गई है वो टोटल चीज़ मैंने पूछा जाता है, किसी न किसी एक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी जो आपका इकोनॉमिक्स में जो मैथमेटिक्स होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए उसमें होता है क्या, अभी MCQ टाइप क्वेश्चन है, बच्चा लोग को नहीं समझ में आता है तो बिना सोचे समझे कुछ भी मार देते हैं। अब गलत होता है कि सही भाई गलती हो जाए तो उसमें भी दिक्कत है, तो उसको हमको गलती नहीं करना है, उसका सोल्यूशन करना है और उसके बाद हमको आंसर करना है। तो वैसे बच्चे ज़्यादा ध्यान देंगे इस वीडियो में जो इकोनॉमिक्स का भी एग्ज़ाम देंगे 29 के डेट में, जो अभी 2024 का जो सेशन है 11th में। तो वैसे बच्चे देखिए कि इसमें जो देखिए, और एक बात और बता देते हैं कि वैसे बच्चे जो अभी 11th में एग्जाम जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे, कंपलसरी, ऑप्शनल और जो एडिशनल सब्जेक्ट चूज किए थे, तो वैसे कंडीशन में हुआ क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट उल्टा सीधा लग गया है, मतलब उल्टा सीधा सब्जेक्ट मिल गया हमको। तो वैसे बच्चे को भी डरना नहीं है। अभी देखिए एक बच्चा कुछ ऐसा था जो इकोनॉमिक्स डाला था, बट उसका इकोनॉमिक्स हटा के क्या कर दिया गया, जियोलॉजी कर दिया। जो गर्भशास्त्र होता है जिसको हम लोग भूविज्ञान बोलते हैं, जियोलॉजी, उसके जगह पे हो गया। लेकिन जैक का सिस्टम है कि क्वेश्चन बना देगा लेकिन उसका सॉल्यूशन हर चीज़ का नहीं बनाता है। अब जैसे जियोलॉजी का देख लीजिए, हर सब्जेक्ट का मॉडल सेट पेपर, शर्मा गैस वगैरह बहुत तरह से मिलते हैं, बट जियोलॉजी का कोई मॉडल सेट पेपर, कोई शर्मा गैस नहीं मिलता। उन लोग वैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन दिक्कत है तो अब 11th में ही आपको दिक्कत करना है। जियोलॉजी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 11th में ही कष्ट है, क्योंकि अगले जो 12th का होगा उसकी तैयारी हम आपको कराएंगे ऑफलाइन के माध्यम से, और ऑफलाइन के माध्यम से भी करा देंगे, ऑनलाइन के माध्यम से भी करा देंगे। क्योंकि हमारे कोचिंग में भी देखिए हर सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाई होती है मिला जुला के, लेकिन जो मेन जो सब्जेक्ट है वहाँ पे इंग्लिश चलती है, इकोनॉमिक्स चलती है और जूलॉजी भी चलेगी। मतलब 12th से स्टार्ट होगा जियोलॉजी वहाँ पे चलेगा। और जियोलॉजी जो चलेगा, वैसे बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमको लगता है कि पलामू की जो डाल्टेगंज शहर है उसमें शहर में जियोलॉजी की कोई मतलब पढ़ाने के लिए कोई इच्छुक नहीं होते हैं, तो वैसे विद्यार्थी डरे ना, हम 12th में उनका तैयारी खूब बढ़िया से कराएंगे। अभी जैसे हो एग्ज़ाम दे लीजिए, इसमें इतना डरने की बात नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए जो हम लोग VBI अभी पढ़ेंगे 11th के लिए, तो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे देख लेंगे यहाँ पे कि आखिर इकोनॉमिक्स में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, और जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें से 100% है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा, फिक्स कर लीजिएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि दूसरा सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, एक माध्य है जिसको हम लोग मीन बोलते हैं, दूसरा माध्यिका यानी मीडियन जिसको बोलते हैं, बहुलक मोड होता है, परिसर रेंज होता है। देखिए अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। सपोर्टेड मान लीजिए हम आपको परिसर पढ़ा दिए, परिसर निकालना हम बता दिए, अब वहाँ पे आ गया परास, तो लड़के लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि गड़बड़ा जाते हैं, वहाँ पे मतलब दिक्कत होने लगती है कि भाई हम पढ़े थे परिसर, आ गया परास। तो वैसे बच्चे को बताते हैं कि परिसर, परास, जो परिसरण होता है वो सब एक ही चीज़ होता है। कोई भी क्वेश्चन पूछे, परिसर से पूछे या परास से पूछे या परिसरण से पूछे, तो तीनों क्वेश्चन क्या है, एक ही है। मतलब तीनों में से कोई भी नाम दे दे तो हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। और उसके बाद एक मानक विचलन है जिसको हम लोग ST यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका ये जो क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको पढ़ ही कर जाइएगा। अभी 29 को एग्जाम है, अभी टाइम है आपके पास, 2 दिन 3 दिन टाइम है। आप इसमें से कुछ ना कुछ नंबर आप इसमें ज़रूर प्राप्त कर लीजिएगा एग्जाम में। तो इसके लिए हम चलिए आगे हम एक एक टॉपिक को हम देखेंगे। जो माध्य है, सबसे पहले हम माध्य को देखते हैं कि आखिर माध्य कैसे निकाला जाता है, उसके बाद माध्यिका कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल चीज़ हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक टॉपिक आपको दिखाते हैं। देखिए आज जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है 20, 30, 40, 50, 60, इसका परास ज्ञात कीजिए, यानी परिसर ज्ञात कीजिए, रेंज ज्ञात कीजिए। रेंज का फार्मूला होता है, आपको बता देते हैं, रेंज का फार्मूला होता है रेंज इक्वल टू L - S, यानी कि समझिएगा यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है।
देखिए जो इसमें रेंज आता है, जो परिसर जो होता है, वो परास निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो बड़े नंबर होता है, मतलब उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, जो बड़ी संख्या होती है उस संख्या में न्यूनतम जो निम्न संख्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आ जाता है। अब इसके बाद देखिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए इसमें हमको चेक करना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या है 60। रेंज बराबर फार्मूला यही होता है। अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले को भी हम बताते रहे कि अब परिसर बराबर होता है उच्च नंबर, यानी कि उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या भी हम कर सकते हैं। तो रेंज इक्वल टू हम फार्मूला लिख लिए हैं, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब देखिए रेंज, अब देखिए सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर कौन है, तो इसमें 60 यानी कि 60 है, तो हम 60 लिख गए। और माइनस क्या है, सबसे छोटा संख्या इसमें देखना है। तो 20, 30, 40, 50, 60 में सबसे छोटा संख्या कौन है, तो 20 है। देखिए सबसे छोटा संख्या क्या है, 20 है। अब इसमें हमको देखना है कि 20 सबसे छोटा संख्या है, तो इसको हम 20 यहाँ पे लिख देंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो 60 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ये हो जाएगा आपका परिसर, यानी कि रेंज बराबर क्या हो जाएगा, रेंज बराबर हो जाएगा 40। ये हो गया आपका परिसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें सब डरने की बात नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए अब इसके बाद जो है आपका है मध्यिका। मध्यिका किसको कहेंगे, मीडियन, यानी कि देखिए माध्य। देखिए परास हम पहले ज्ञात कर लिए, यहाँ देखिए परास, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या था, परास था। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे मानक विचलन ज्ञात करना है। देखिए मानक विचलन ज्ञात करना है। दूसरा देखिए हमको ये टॉपिक जो सीरियल नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन मतलब अलग टाइप से लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन यहाँ वहाँ करके लिखा हुआ है। तो मानक विचलन हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ऐसे हम बता देते हैं कि माध्य कहते किसको है। देखिए जितना नंबर दिया हुआ रहता है, टोटल नंबर, यानी कि टोटल में कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। यानी जैसे मान लीजिए 5 को नंबर दिया है, तो 5 को जोड़ने के बाद जितना आता है योग उसको हम बट्टा में कर लेते हैं, और जितना संख्या होगा गिनने के बाद उसके बट्टा करके हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, होता है माध्य। मध्यिका जो बीच में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम परिसर ज्ञात कर दिए, मानक विचलन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले समझिएगा मानक विचलन को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मानक विचलन ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला आपको बताएंगे। देखिए फार्मूला कोई नहीं है, बस खाली समझना है आपको। देखिएगा देखिए मानक विचलन यानी कि SD बराबर, फार्मूला यहाँ पे देखिए क्या है, देखिएगा फार्मूला क्वेश्चन देखिए 10, 11, 9, 11, 9, ये हो गया टोटल नंबर। अब यहाँ पे करना क्या है, हमको सबसे पहले इसका क्या करना है, माध्य इसी में समझ जाएगा कि माध्य भी इसी में निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमको मानक विचलन निकालने के लिए SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, माध्य निकालना होगा। भाई माध्य कैसे निकालते हैं तो देख लीजिए, कितना नंबर है टोटल देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब सबको जोड़ेंगे 10, 11, 9, 11 प्लस 9 बटा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। अब देखिए इसको कर लीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 10 हो गया, 10 हो गया, 21 हो गया, 21 और 21 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30, 30, 41 से 50, कितना हो जाएगा 50। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, तो 50 बटा कितना हो जाएगा 5। अब इसको हम काट देंगे, देखिए कितना हो गया 10, यानी कि माध्य कितना आ गया 10, माध्य बराबर आ गया 10। अब हमको क्या निकालना है, SD निकालना है। मतलब SD निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिएगा सबसे पहले हमको देखिए इसको अंडर रूट में SD बराबर जो फार्मूला होता है अंडर रूट में निकालेंगे। देखिए जो माध्य आया है और जितना नंबर है वो सब में से हम क्या करते चलेंगे, घटाते चलेंगे। देखिएगा पहले तो क्या है 10 हो गया नंबर, पहला 10 नंबर हो गया, उसको घटाएंगे 10। देखिए माइनस 10 का स्क्वायर, प्लस करते जाएंगे, फिर क्या है 11, यानी कि जितना नंबर इसमें दिया हुआ सब में क्या करेंगे 10 को घटाते चलेंगे जो बाद आया है। देखिए 11 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 10 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस कितना 1, 2, 3, 4 और एक है 9 माइनस 10 का स्क्वायर। अब देखिए इसको कर लीजिए आप, जोड़ घटाव जो भी होता है कर लीजिए। देखिए इसको घटा दिए तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस इसको घटाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस इसको घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस इसको घटाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस इसको घटाएंगे इसको घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर। हाँ देखिए ये पूरा अंडर रूट रहेगा। अब देखिए इसको करना 0 का 0 हो जाएगा, 1 को करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ये 1 को करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, इसको 1 को करेंगे तो ये भी 1 रहेगा। देखिए कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 और नीचे रहेगा
मान कितना टोटल नंबर आया था, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको स्क्वायर में रखना, अंडर रूट में रखना है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4√5। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको देखना क्या है, इसमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर रूट जो निकलता है देखिए, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। अब इसका निकल गया, लेकिन 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो निकालने के लिए हम पॉइंट में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इतना भी करेंगे तो मेरा आंसर सही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखना है बहुलक कैसे, बहुलक किसको बोलेंगे। ठीक है, देखिए बहुलक जो होता है, इतना तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उतार सकते हैं इसको। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें जो आपका है बहुलक निकालेंगे। देखिएगा बहुलक कैसे निकाला जाता है। देखिए कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जैसे 3 8 4 3 8 3 8 8। बहुलक का मतलब होता है जो नंबर बहुत बार आता है, मतलब बार बार एक ही नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या आता है, देखिए कौन आया, देखिए 8 8 8 8 क्या बार आया, 1 2 3 4। तो इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अरेंज बिना किए भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा नंबर ज्ञात करना है, इसमें बीच वाला नहीं ज्ञात करना है, इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन आया है, 8। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 8। यहाँ तक समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, आप बहुत आसानी से बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए मध्यिका होता है। मध्यिका को हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा मध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मध्यिका को निकालना है तो हमको बीच वाला देखना है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देखिएगा 3, या फिर यहाँ पे देख लीजिए, कभी देखिए 5 है, 4 है, 6 8 7। देखिए इसका मध्यिका फाइंड करना है, यानी कि हमको मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि आखिर इसमें अरेंजमेंट सही है कि गलत है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर देखना पड़ता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर को हम इसको सजाएंगे सबसे पहले। ठीक है, अरेंज करेंगे, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 5 6 7 8। अब मध्यिका मतलब होता है बीच में, जो बीच में है। मीडियन मतलब होता है बीच में, जो बीच में आता है। तो बीच में कौन आएगा, देखिए कहीं पे, देखिए इधर से 1 इधर 2, इधर से 1 इधर से 2, दोनों का बराबर का बीच में कौन आया, 6। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मोड बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए सब चीज़ आपको समझ में आ गया। माध्य समझा दिए, बहुलक मध्यिका समझा दिए, बहुलक समझा दिए, परिसर समझा दिए, मानक रूप समझा दिए। अब इसके बाद देखिए हम कल तक आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे PDF भी हम बना चुके हैं, और बच्चों को जो भी समस्या आता है, इस बार देखिए, इस बार जो आप लोग सोच रहे हैं कि मॉडल सेट पेपर से हम मतलब क्वेश्चन को फ़ायदा उठा लेंगे, आंसर सेट ले लेंगे, तो क्वेश्चन इस बार कोई नहीं लड़ रहा है। देखिए 10th का एग्जाम हुआ, उसमें कोई गेस काम नहीं किया। 12th का एग्जाम हुआ, कोई गेस काम नहीं किया। हो सकता है 11th के भी एग्जाम में कोई गेस पेपर काम ना करे, तो उसमें आप गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए बुक पे, क्योंकि बुक जो पढ़ा होता है ना, बुक पढ़ने वाला इंसान कभी फेल नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि बुक पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और गेस टेस्ट पर जो है ना कम ध्यान दीजिए, क्योंकि गेस का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब लड़ेगा और कब नहीं लड़ेगा, उसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं होता। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे कभी। इसके बाद इकोनॉमिक्स वाले ऑफलाइन अगर क्लास करना चाहते हैं तो हमारा क्लास चलता है पलामू के डाल्टनगंज शहर में, और आबादगंज एक मोहल्ला है, वहाँ पे आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। अभी 12th का अभी क्लास चालू है, वहाँ पे शुरू है, 5 तारीख से ही चालू है, 5 फरवरी से ही चालू है। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुली व्यवस्था वहाँ पे दिया गया है, मतलब फैसिलिटी है, फैकल्टी, हर चीज़ आपको सुविधा दिया गया है। तो आप मतलब बिना संकोच के आप क्लास कर सकते हैं। आके यहाँ पे जो ऐसे बच्चे जो दूर से हैं, यहाँ पर संभव है आके रहना, तो वैसे बच्चे आकर क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे सब चीज़ का क्लास कराया जाता है, और अच्छे अच्छे टीचरों के माध्यम से कराया जाता है।